गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था और उस चैप्टर फर्स्ट में हमने आवेशन के बारे में बात करी थी कि किसी वस्तु का आवेशन कैसे होता है, क्या उस पर आवेश का मान होता है, पॉजिटिव कैसे आता है, नेगेटिव कैसे आता है। फ्रैंकलिन ने कितने उसके प्रकार बताए थे, आवेश क्या होता है और इसका अपन यहाँ कौन सी ब्रांच का अध्ययन कर रहे हैं इससे संबंधित, वो अपन ने बात करी थी। इस लेक्चर में अपन उसी बात को आगे बढ़ाते हुए और ये पढ़ते हैं कि कोई वस्तु जो है वो आवेशित कितने प्रकार से हो सकती है। तो आवेशन की जो विधियां हैं उनकी अपन बात करेंगे। किनकी बात करेंगे? आवेशन की विधियां। कि ये जो वस्तु पर आवेश का मान आता है, जो आवेश आता है, आवेशित होती है वस्तु, वो किन किन तरीकों से आवेशित हो सकती है, इसकी अपन बात करेंगे। ठीक है। तो पहला जो तरीका है वो तो अपन ने देखा था, बहुत सिंपल था, घर्षण द्वारा आवेशन। पहला जो तरीका था आवेशन का वो किसके रूप में देखा था अपन ने? घर्षण द्वारा आवेशन देखा था। दूसरा अपने पास है, दूसरा चालन द्वारा आवेशन। दूसरा आवेशन किसके द्वारा? चालन द्वारा। और तीसरा आवेशन अपने पास किसके द्वारा? प्रेरण द्वारा आवेशन। ये अपन बात कर रहे थे, है ना। ये तीन तरीके अपने पास होते हैं किसी वस्तु को आवेशित करने के। ठीक है। और ऊपर वाले तरीके की अपन ने बात करी थी कि जब अपन किसी वस्तु को दूसरे से रगड़ते हैं, जैसे कांच की छड़ को अपन ने उससे रगड़ा था, ऊन से या रेशम से आप रगड़ सकते हो उसको, तो उस कंडीशन में अपने पास उस पर चार्ज आ गया था। और ऐसे एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल या फर से रगड़ा था तो आपके पास ऐसा हुआ था। ठीक है। तो घर्षण वाली विधि तो अपने पास वेल नॉन है। इसमें होता क्या है? पहली विधि अपन देखें, घर्षण द्वारा आवेशन। बहुत सिंपल मेथड है, घर्षण द्वारा आवेशन। ये मेथड देखें अपन। इसमें क्या करते हैं अपन? एक वस्तु को दूसरी से क्या करवाते हैं? घर्षण करवाते हैं, रगड़ते हैं एक दूसरे को। जैसे अभी अपन ने बात करी थी ना कांच की छड़ की, है ना, जो अपन ने कल एक्सपेरिमेंटली देखा था। ये कांच की छड़ थी और इसको अपन ने किससे रगड़ा था? किसके साथ घर्षण कराया था? कपड़ा लिया था अपन ने रेशम का, उसके साथ अपन ने घर्षण कराया था। ठीक है। ये सिंपल सा तरीका था। इन दोनों के बीच घर्षण कराने से क्या कंडीशन होती है? घर्षण कराने पर क्या होता है? ये जो कांच की छड़ थी अपने पास, इस पर तो आवेश कैसा आता है? पॉजिटिव। ठीक है। और ये जो कपड़ा था इस पर कैसा आता है आवेश? नेगेटिव आता है। ठीक है। हुआ क्या इस प्रक्रिया में? हमने ये कहा था कि जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, पहले उसी से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जैसे जैसे ऊर्जा उसको मिलती जाती है उससे इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं। फिर होता क्या है? वो दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ हुआ ये कि इस कांच की छड़ को इस रेशम के कपड़े से जैसे ही रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुए। समझ गए बात आप? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुई, ये कांच की छड़ परमाणुओं से मिलकर बनी हुई है, तो अपन कहते हैं कि उन परमाणुओं की उदासीन स्थिति रहती है। अब इसको रगड़ा तो उनके आउटर मोस्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन थे उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे पर क्या हो गए? ट्रांसफर हो गए। तो वो जो शेष एटम्स बचे उनमें प्रोटॉन्स की संख्या क्या रही? कंपेरेटिवली इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा रही। और पहले क्या था? बराबर थी। तो अब इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसका मतलब यहाँ कंपेरेटिवली कौन सी संख्या बढ़ गई? प्रोटॉनों की। इसलिए यहाँ चार्ज कौन सा आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। समझ गए बात आप? ये स्थिति अपने पास रहती है आवेशन की। इसमें इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफर होते ही इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आ गए। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आते ही इस पर चार्ज कैसा हुआ? ऋणावेश। इसको अपन क्या कहते हैं? ऋणावेश। इस पर जो आवेश आया उसको ऋणावेश कहेंगे और इस पर जो आवेश आया उसको क्या कहेंगे? धनावेश। सामान्य केस में अपन कहते हैं कि धातुओं की केस में लें तो एक नया टर्म अपन डिफाइन करते हैं, कार्यफलन। या किसी वस्तु के लिए ये कहें कि उसको अपन कार्यफलन से डिनोट करें ऊर्जा को, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को। तो अपन ये कह सकते हैं कि इसके लिए जो वो वैल्यू है कार्यफलन की, ऊर्जा की इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, वो इसकी तुलना में क्या है? कम है। इसलिए जब घर्षण कराते हैं तो ताप बढ़ता है, बढ़ता हुआ ताप क्या करता है? इससे इलेक्ट्रॉन पहले निकालता है, वो इसमें ट्रांसफर हो जाता है। अब खास बात इसके साथ एक और भी होती है कि इसका द्रव्यमान अगर Ma है और इसका द्रव्यमान कितना है? Mb है, तो अब कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान Ma' होगा और इसका कितना होगा? Mb' होगा। सपोज n इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए हैं
तो इसमें से कितना द्रव्यमान कम हो गया, m डैश a कितना किसके बराबर हो गया, m a माइनस n e, n इंटू एम ई। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m e, n का n इंटू एम ई हो गया। तो इतने इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कम हो गया इसमें। और m b डैश में कितना हो गया, m b डैश बराबर है एम बी, इस पे इतने इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन आ गए, एक का मास m e, तो इतना बढ़ गया। इस केस में इसका मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान में भी फर्क आया, m a डैश इज लेस देन क्या हो गया, m b डैश हो गया। ये स्थिति है अपने पास, ध्यान रखना। या अपन यूं कहें, अगर यहाँ दोनों बराबर थे तो यहाँ स्थिति हो जाएगी। और अगर आप ये कहेंगे साहब पहले तो पता ही नहीं था हमें कि बराबर है कि नहीं है, तो आप पहले वाली स्थिति से तुलना कर सकते हो। यहाँ जो m a डैश है, m a डैश वो लेस देन हो गया m a से, और यहाँ जो एम बी डैश है, एम बी डैश वो ग्रेटर देन हो गया किससे, एम बी से। पहले के द्रव्यमान की तुलना में इसका द्रव्यमान बढ़ गया वस्तु का, और इसका द्रव्यमान क्या हो गया, घट गया। अगर ये दोनों बराबर होते, सपोज मान आप ऐसे देखते कि इसका और इसका द्रव्यमान बराबर होता, तो किसका बढ़ जाता, अब इसका ज़्यादा रहता। ये वाली स्थिति होती है। इसलिए यहाँ से बात आती है कि कोई वस्तु जब आवेशित होती है तो उसके द्रव्यमान में भी परिवर्तन आता है, और जितने इलेक्ट्रॉन उस पर आए हैं या जितने उससे गए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के तुल्य द्रव्यमान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। समझ गए बात आप? ये वाली घर्षण द्वारा आवेशन वाली विधि थी। और इसमें एक खास बात आप ध्यान रखना, अगर आप किसी धातु की छड़ को अपन घर्षण करा रहे हैं तो उसमें जो हैंडल है उस छड़ को पकड़ने का, वो आपको किसी कुचालक पदार्थ का बना हुआ होना चाहिए आपके पास। क्योंकि अपन ने कल बात करी थी, चालन द्वारा विधि में भी अपन बात करेंगे, जो कल अपन ने बात करी थी कि चालक और कुचालक आवश्यकों के सम्मान के आधार पर, चालन के आधार पर अपन इसको दो वर्गों में बांटते हैं पदार्थों को। पहला तो कौन सा, चालक, कौन सा, आवेशों के लिए, जिनको आवेश देते वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करने के लिए उस पर स्वतंत्र हो, घूम सके, ऐसे पदार्थ कैसे होते हैं, चालक होते हैं। और जिन पर आवेश दे दिया वो वहीं पड़ा रहेगा, वो कैसा होता है, कुचालक होता है। बाकी कैटेगरी बाद में पढ़ेंगे अपन, वो अलग प्रकार का है, उससे जिसमें आप अर्धचालक भी पढ़ते हो, उसके डेफिनेशन का तरीका अलग है। अपन यहाँ केवल आवेश के चालन के आधार पर, कि आवेश अगर किसी वस्तु को दिया तो वहीं पड़ा रहेगा या उस पर मूव कर सकता है, बस इसके आधार पर पदार्थों को बांट रहे हैं। तो जिस पर मूव कर सकता है वो चालक है आवेश के लिए, और जिस पर मूव नहीं करता वो कुचालक है। ठीक है ना? इस प्रकार से अपन करेंगे। अगर अपन कुचालक ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, घर्षण होगा, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वहाँ वहाँ हो जाएगा, चार्ज पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, जब आपकी धातु की, आपके पास कोई छड़ हो या धातु का कोई पदार्थ हो, उसको आप क्या कर रहे हो, घर्षण करा रहे हो, आपने सिंगल जैसे नंगे हाथों से पकड़ रखा है, तो उस केस में क्या होगा, आप नीचे खड़े हो तो आप में से होता हुआ चार्ज, क्योंकि मानव शरीर क्या होता है, कंडक्टर होता है, आप में से होता हुआ चार्ज डिफ्यूज हो जाएगा। अब उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, उस धातु की छड़ को क्या करना पड़ेगा, किसी कुचालक पदार्थ का उसमें हत्था लगा करके फिर आप उसको क्या कराओगे, घर्षण कराओगे। ये वाली सिंपल सी स्थिति होती है। तो इस प्रकार अपने पास क्या स्थितियां रहती हैं कि घर्षण द्वारा अपन आवेशित कर सकते हैं वस्तुओं को। कांच की छड़ है उसमें पॉजिटिव, रेशम का कपड़ा नेगेटिव है, ऐसे ही एबोनाइट या प्लास्टिक की छड़ उस पर नेगेटिव आता है, और उनको जिससे बिल्ली की खाल या फर्श से जिससे भी अपन करवाते हैं उन पर कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, ये घर्षण वाली विधि थी, पहला मेथड था। दूसरा जो मेथड अपने पास है वो भी बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत इजी मेथड है। दूसरा मेथड, ये पहला हो गया, हाँ हो गया। दूसरा चालन द्वारा, चालन द्वारा आवेशन। ठीक है, अब चालन द्वारा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, सामान्यतः बात किसकी होगी, चालकों की होगी, सामान्यतः बात चालकों की, क्योंकि चालन, आवेश का चालन सामान्यतः किन में होता है, चालकों में ही होता है। हाँ, हालांकि दो कुछ, आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर मेरे पास ये कुचालक पदार्थ है ना, और इसको मैं इधर इस दूसरे कुचालक पदार्थ से टच करा दो, इस पर यहाँ चार्ज था, इसको मैंने टच करा दिया यहाँ मान लो, तो थोड़ा बहुत तो इस पर भी आ सकता है। हाँ, ऐसी स्थिति में आ सकता है, लेकिन वो जहाँ टच कराए वहीं आएगा, बाकी सरफेस पे नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में उसमें चालन द्वारा आवेशन की स्थितियाँ थोड़ी सी क्या रहती हैं, कम प्रदर्शित होती हैं। इसलिए अपन सामान्यतः इसमें किसकी बात करते हैं, चालकों की बात करते हैं, धातुओं की बात करते हैं जिनमें चालन द्वारा आवेशन हो सकता है। इसमें सिंपल बात ये होती है, चालन का मतलब क्या होता है कि एक वस्तु पर आवेश होता है आपके पास ऑलरेडी, है ना। आपके पास कोई एक वस्तु है सपोज, है ना, ये कोई वस्तु है, ये धनावेशित है। कैसी है, ये धनावेशित है सपोज। ठीक है, ये धनावेशित आपके पास कोई वस्तु है जो कैसी है, चालक है। ये कुचालक स्टैंड आपने लगा रखा है इस पर, ये आवेशित है। ठीक है, मेरे पास ऐसा ही कोई दूसरा गोला है, इसी प्रकार का धातु का है, और मैं उसको भी क्या करता हूँ, इसके पास रख देता हूँ। ये लो, ये अनावेशित है, इस पर किसी प्रकार का चार्ज नहीं है। समझ गए बात आप? अब क्या होगा, मैं या तो एक काम करूं
कि इसकी सरफेस को इस दूसरे की सरफेस से जोड़ दूं। किससे? चालक तार से। किससे जोड़ दूं मैं? चालक तार से किसी से मैं क्या कर दूं? दोनों गोलों की सरफेस को जोड़ दूं। ऐसा करते ही क्या होगा? चालक तार है, इसका मतलब आवेश का चालन करेगा। इसका मतलब ये जो आवेश है आउटर सरफेस पे, आवेश क्या होगा? इसके थ्रू इस पर जाएगा, और आवेश यहाँ से आवेश क्या होता जाएगा? वहाँ भी ट्रांसफर होना शुरू कर देगा। ये स्थिति बनेगी। तो उस वस्तु पर भी क्या हो जाएगा? आवेश चला जाएगा, इसलिए वो वस्तु भी क्या कहलाएगी? आवेशित कहलाएगी। अब क्या करेंगे? दोनों पर आवेश चला गया, अब अपन क्या करेंगे? ये जो इसका चालक तार वाला संयोजन है ये हटा दो। हटाते ही जो चार्ज इस पर बचा था वो बचा रह गया इस पर, और जो उस पर जा चुका वो उस पर रह जाता है, और दोनों ही क्या हो जाती हैं? आवेशित। ये तो ऑलरेडी आवेशित थी, ये भी क्या हो गई? अब आवेशित हो गई, है ना। अगर आप दूर दूर इस चालक तार से नहीं जोड़ो तो आप एक काम कर सकते हो। दूसरा काम ये भी है, क्या सिंपल सा तरीका है, आप क्या कर सकते हो? वो जो वस्तु थी उसको उठा करके इससे टच करवा दो। ये जो वस्तु थी बी, इसको क्या करवा दो? टच करवा दो। इससे टच करवाते इस पर भी क्या आ जाएगा? चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही इस पर चार्ज मूव कर जाएगा, क्यों? अब देखो आप ही कहोगे सर अपने आप ही कैसे जा रहा है चार्ज? होता क्या है, ये वस्तु अपन ने नॉर्मली चालक ली है तो इसकी आउटर सरफेस पर ही चार्ज रहता है। जो भी आप चालक को चार्ज दोगे वो पूरी सरफेस पर फैल जाएगा, जहाँ तक उसको फैलने के लिए जगह मिलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली बात तो इलेक्ट्रॉन चालन के लिए स्वतंत्र है, कि यहाँ से वहाँ जाने के लिए स्वतंत्र है। दूसरी बात, एक इलेक्ट्रॉन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन जैसे रहेगा, है ना, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा? दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। सेम चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, इसलिए वो जितनी दूरी हो सकती है उतनी दूरी बनाना चाहता है। समझ गए? तो इस कंडीशन में अपने पास ये स्थिति रहती है ना, कि चार्ज वाली स्थिति का मतलब जितनी मैक्सिमम दूरी पर वो रह सकते हैं उतनी मैक्सिमम दूरी पर वो रहना चाहते हैं, इसलिए चार्ज फैल जाता है। इसलिए यहाँ इसको जैसे टच कराएंगे तो इन चार्ज के लिए भी इधर स्पेस और बढ़ गया फैलने के लिए, तो वो इधर भी जाना चाहेंगे, मैक्सिमम दूरी बनाना चाहेंगे, इसलिए इनका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है सरफेस की आकृति आकार के अनुसार। समझ गए? ये स्थितियाँ रहती हैं। अगर ध्यान देना, अगर ये दोनों ही सेम आकृति और समान पदार्थ के गोले हैं, है ना, सेम आकृति के, सेम आकार के और सेम ही पदार्थ के गोले हैं, और इस पर आवेश का मान पहले QA था और इस पर Q का मान QB था। जो पहले कितना था? 0 था। ये सपोज पहले Q था, QA, A पर आवेश पहले कितना था? QA, और इस पर B पर पहले कितना था? QB, 0 था। अब क्या कर दिया अपन ने? अब इनको टच करा दिए। ये पहले वाली स्थिति है, पहले। अब क्या स्थिति है? अब इस पर चार्ज कितना आ गया? सपोज QA डैश आ गया, और इस पर भी चार्ज आ गया तो ये QB डैश हो गया। अब ये 0 नहीं होंगे, है ना, क्योंकि इस पर भी आवेश आ गया ना। अब समान आकार है, समान आकृति और समान पदार्थ के अगर गोले बने हुए हैं तो आवेश समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होगा, QA प्लस QB पहले वाला और उस दोनों का बटा। तो पहले वाला कितना है? Q प्लस 0/2, तो अब कितना आ गया? Q/2। ये QA हो गया चार्ज डैश, और ये सिंपल इस पर आ गया Q डैश Q/2, तो आधा आधा बट जाएगा आवेश उस स्थिति में, है ना। और बाकी कैसा होगा, कैसा बटेगा, कैसा नहीं बटेगा, वो आगे वाले चैप्टरों में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, संधारित्रों में कि किसी की धारण क्षमता कितनी हो गया, आकार चेंज कर दिया, त्रिज्या चेंज कर दी इन गोलों की, तो कैसे बटेगा ना, वो आगे पढ़ेंगे अपन। ठीक है, यहाँ सिंपल आपको इतना ध्यान रखना कि समान पदार्थ के हों और समान आकृति के, समान आकार के गोले हों, तो चार्ज दोनों का जो टोटल चार्ज है वो सेम बटेगा, आधा आधा हो जाएगा दोनों पर। इस प्रकार से अपन अब इसको, इस पर चार्ज आ गया, इसको अलग कर लेंगे, अलग करते इस पर जो चार्ज आ गया, आधा चार्ज आ गया, इस पर रह जाएगा। तो ये वस्तु भी क्या हो गई? अब आवेशित हो गई। किसके द्वारा किया अपन ने? चालन, कंडक्शन करवाया, एक दूसरे से टच करवाया, आवेश का चालन हो गया और दूसरे पदार्थ पर भी आ गया। ये भी बहुत सिंपल मेथड होता है आवेश द्वारा चालन करने का, है ना। इस यहाँ भी ये कुचालक स्टैंड वाला इस चीज़ का आपको क्या करना था? ध्यान रखना था। ठीक है, थर्ड जो अपने पास स्थिति आती है वो कौन सी आती है? प्रेरण द्वारा आवेशन। ये थर्ड स्थिति आपके पास आती है। ये आवेशन का तीसरा तरीका होता है। ये भी बहुत सिंपल होता है। आप कहते हो ना, कई बार किसी को चढ़ा देते हो ना, बचपन के दिनों में जब आप पढ़ते थे छोटी छोटी क्लासों में, तो कहते हाँ कूटले कूटले एक चापट मेल दे, मैं देख लूँगा महान, ऐसे करते थे ना, आप चढ़ाते थे ना, और वो आवेश में आकर के क्या कर देता था? चांटा धर देता था दूसरे के, लड़ लेते बच्चे थे। अब क्या होता है? यही सेम प्रोसीजर यहाँ रहता है। ये यहाँ भी क्या होता है कि एक के पास कोई चीज़ रहती है, आवेशित रहती है एक वस्तु, और दूसरी वस्तु को वो क्या करता है? आवेशित करता है, अट्रैक्ट करता है उसको, प्रेरित करता है अपनी ओर। ठीक है ना, विपरीत चार्ज के रूप में। और वो जो प्रेरण होता है उसी का अपन फायदा उठा करके उस वस्तु को भी क्या कर सकते हैं? आवेशित कर सकते हैं। देखो बहुत सिंपल सा तरीका होता है इसमें। इसमें क्या करते हैं अपन? सपोज अपने पास एक गोला है ना, ए अपने पास कोई गोला है,
सपोज, और इस पर आवेश कितना है, QA बराबर कितना है, 0, इनिशियली 0 है। हाँ, ये धात्विक भी हो सकता है गोला, यानी चालक भी हो सकता है और कुचालक भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ, अपन ये जरूर मानते हैं कि परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय भी हो सकते हैं इसमें परमाणु, और अध्रुवीय भी हो सकते हैं, जो आगे वाले चैप्टर में अपन पढ़ेंगे परावैद्युत पदार्थों में। अपन सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं कि प्रेरण किस प्रकार से हो सकता है ना। अब ये अनावेशित है, मैं एक काम करता हूँ, एक पतली छड़ है मेरे पास, है ना, और इस पतली छड़ को मैंने क्या किया, धनावेशित कर रखा है। क्या कर रखा है, धनावेशित। इस छड़ को जैसे मैं इसके पास लाता हूँ, बहुत नज़दीक लाता हूँ, ये टच नहीं करवानी है, ध्यान रखना, बस पास ही लेके आना है। ये लो, बहुत पास लेकर आता हूँ, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, मानते हैं अपन। अब होता क्या, सामान्यतः आप देखते हो किसी परमाणविक संरचना में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ रहते हैं, यहाँ धनावेश केंद्रित रहता है। और ख़ास बात क्या होती है, इस नाभिक के चारों तरफ जो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स में चक्कर लगा रहे हैं, उन ऑर्बिट्स का जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉनों का भी प्रभावी द्रव्यमान यहीं पर केंद्रित माना जाता है। जैसे आपने देखा ना, साइकिल का जो टायर होता है ना, वो साइकिल के टायर का द्रव्यमान केंद्र कहाँ रहता है, बीच में, मिड में, जहाँ वो धुरी रहती है ना, वहाँ रहता है द्रव्यमान केंद्र। किसी भी लूप का, किसी भी सर्कल का, उसका जो द्रव्यमान केंद्र होता है उसके बीच वाले सेंटर पॉइंट पर होता है। ऐसा ही यहाँ होता है। ऐसा माना जाता है कि इनका लगभग सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है, यही केंद्रित होता है, ये सम्मिलित रूप से यूँ चक्कर लगा रहे हैं, ऐसा मानते हैं। और धनावेश का केंद्र भी यही है। इसका मतलब यह है कि इस परमाणु के लिए ये जो परमाणु वाली स्थिति है, इसके धनावेश केंद्र भी यही है और ऋणावेश भी यही है, दोनों का केंद्र सेम है। अब क्या होता है, ये धनावेश और ऋणावेश केंद्र एक ही जगह है सपोज, ठीक है, इस केंद्र पर ही। अब अगर इधर से अपन क्या करें, यहाँ पॉजिटिव लगा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन चक्कर तो लगाएंगे, लेकिन थोड़ा सा इनकी जो स्थिति होगी कक्षा की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, है ना। थोड़े अट्रैक्ट किधर होंगे, इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और ये जो नाभिक है उस पर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो नाभिक वाली स्थिति थोड़ी सी उधर डिस्प्लेस, और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान केंद्र इधर डिस्प्लेस माना जा सकता है। समझ गए, थोड़ा सा इस अट्रैक्शन के कारण ऐसा माना जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनों का जो द्रव्यमान केंद्र है वो थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस होगा, और इसके कंपैरेटिव ये थोड़ा सा उधर माना जा सकता है। इसका मतलब यह है कि ये जो द्रव्यमान केंद्र एक ही जगह था, धनावेशों का और ऋणावेशों का, अब ये थोड़ा सा इस प्रकार का माना जा सकता है कि धनावेशों का केंद्र तो वो रहा जो था वही था, और अब ऋणावेश जो हैं वो थोड़े से इधर डिस्प्लेस हो गए, उनका द्रव्यमान केंद्र इधर डिस्प्लेस हो गया। और जब दो द्रव्यमान केंद्र, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, अलग अलग डिस्प्लेस हो गए हैं, बहुत पास पास परमाणु दूरियां ही हैं, इसलिए ये एक द्विध्रुव की आकृति का बन गया। कैसा बन गया, द्विध्रुव का आकृति का बन गया। अगर इसके जस्ट बगल में इधर एक और एटम होता, तो उस एटम में भी क्या होता, ये जो धनावेश था वो धनावेश इसके ऋणावेश केंद्रों को इधर अट्रैक्ट करता और धनावेश वाले को रिपेल करता, तो उसमें भी ध्रुवीयता का गुण आ जाता। ऐसा ही और कोई एटम होता इधर, तो उसमें भी यही स्थिति बनती। ठीक है, अब क्या होता है, सपोज ये 3 एटम वाली एक लेयर अपने पास है, तो उसमें यही स्थितियां बनेंगी ना, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब यहाँ वाली स्थिति देखो आप, आउटर सरफेस है उनकी तो छोड़ो, है ना, इनके मिड वाली स्थितियां देखो, धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश, समान मात्रा का आवेश एक तरह से, और जितना पॉजिटिव चार्ज उपस्थित है उतना नेगेटिव भी इस मिड वाले एरिया में। तो यहाँ नेट इफेक्टिव चार्ज कितना हुआ, Q बराबर 0, नेट 0 ही है। ठीक है, हाँ, इस सरफेस पर कितना दिखा आपको, इस तरफ नेगेटिव नेगेटिव आता जाएगा, और इस सरफेस पर कैसा दिखेगा आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव जाएगा। हालांकि टोटल चार्ज अब भी 0 ही है, लेकिन ये स्थितियां बन जाएंगी सरफेस, आउटर सरफेस की तरफ ये स्थितियां बन जाएंगी। तो यहाँ इस वस्तु के परमाणुओं के साथ भी ये स्थिति होगी, और ये स्थिति होगी तो क्या होगा, इस सरफेस पर नेगेटिव चार्ज इधर थोड़ी से डिस्प्लेस होंगे, और इस सरफेस पर उनके तुल्य धनावेश उपस्थित। भाई इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो डेफिशिएंसी हुई इलेक्ट्रॉनों की, और उसके कारण इधर धनावेश रहा, ये स्थिति बन गई। इसको कहते हैं ध्रुवण, है ना, इसको क्या कहते हैं, ध्रुवण, या अपन यहाँ जो शब्द प्रयुक्त करते हैं वो भी कह सकते हैं इसको प्रेरण। इसको क्या कह सकते हैं, प्रेरण कह सकते हैं, कि इसने इन ऋणावेशों को इधर थोड़ा प्रेरित किया और धनावेश केंद्रों को उधर थोड़ा प्रेरित किया। तो प्रेरण के कारण इस गोले पर यह स्थिति बन गई आउटर सरफेस पे, जो पहले ऐसी नहीं थी, इसके आने से पहले ऐसा नहीं था। समझ गए बात आप। अब इस स्थिति में अब क्या करते हैं, अब अपन एक काम और करते हैं,
ये पहली स्टेप थी पहले वाली, और दूसरी स्टेप में अपन दोनों को पास पास लाए तो ये स्थितियां बन गई। अब तीसरी स्टेप में अपन एक काम करते हैं, इसको यहीं रखते हैं और इसको यहाँ ग्राउंड कर देते हैं, भू संपर्कित, इसको भू संपर्कित कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। अब ग्राउंड करते ही क्या होता है, ये जो चार्ज है इधर, एक्स्ट्रा चार्ज जो दिख रहा है आपको, डिस्प्लेस चार्ज है, वो एक तरह से उसकी कमी यानी इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी वो पूर्ति हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन इधर से ये कवर करेगा, कवर करते ही ये चार्ज क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझ गए, ये चार्ज यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये चार्ज रिमूव होते ही स्थिति क्या बनेगी अपने पास, ग्राउंड करते ही ये स्थिति बन जाएगी। कौन सी, ये कि ग्राउंड कर दिया, करते वो जो चार्ज था वो गायब, क्योंकि उस यहाँ जितनी इलेक्ट्रॉनिक डेफिशिएंसी दिख रही थी वो अर्थिंग से मिल गई उसको, तो इसका मतलब वो चार्ज यहाँ से गायब। अब क्या करेंगे, और ये आप कहोगे सर ये तो नहीं गया, ये इसलिए नहीं गया कि इस पर अट्रैक्शन है, कि इसका इस पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन है इस पर, इसलिए ये नहीं गया, और उस पर रिपल्सन है इसका, वो तो कह रहा है जहाँ जाओ जा, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो चार्ज तो क्या हुआ, ग्राउंडेड, और ये चार्ज बच गया यहाँ पर। इसको बद्ध आवेश भी कहा जाता है, बाउंडेड चार्ज भी कहा जाता है इसके अट्रैक्शन से। अब तीसरी स्टेप ये होगी। चौथी स्टेप में अब वापस क्या कर देंगे अपन, इसको हटा ही देंगे ना, झंझट ही खत्म। ये लो साहब, इसको हटा दिया, और इसको क्या हटा दिया, इसको भी मैं हटा करके इसको भी दूर ले लेता हूँ, और इसको जैसे ही मैंने दूर लिया, ये लो जनाब, इसको मैं हटा के ले गया इधर, ये इधर ले आया मैं हटा करके। अब क्या होगा, अगर ये कुचालक है, अगर ये क्या है, कुचालक है, तब तो ये आवेश इधर ही ऐसे ही रहेगा। लेकिन अब की बार, अब देखो क्यू ए डैश तो पहले वाली थी बात, अब कितना है क्यू ए डैश, अब 0 है क्या, नॉट इक्वल टू 0, अब 0 नहीं है ना, अब इसका मान 0 नहीं है। अब ये चार्ज अगर कुचालक है तब तो ये ऐसा का ऐसा पड़ा रहेगा, अगर कुचालक नहीं है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बंट जाएगा पूरी सरफेस पे। ये लो जनाब, ये वस्तु अब क्या हो गई, आवेशित हो गई। तो इस प्रकार प्रेरण द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, इस वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इसमें टच नहीं करवाया, केवल प्रेरित किया आवेश को, और भूसंपर्क वाले मेथड को काम में लेते इस पर क्या कर दिया हमने, इसको आवेशित कर दिया। ये सिंपल सा तरीका होता है। अगर यहाँ नेगेटिव लाता मैं तो इसका जस्ट उल्टा होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होती है। आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, क्यू ए डैश जो आता है वो माइनस क्यू डैश बराबर माइनस क्यू 1-1/εr। ये जो क्यू चार्ज रहता है वो इस वस्तु पर आवेश के बराबर होता है, समझ गए। और ये माइनस साइन ये बताता है कि ये जो क्यू चार्ज है उस वस्तु जिससे प्रेरित कर रहे हैं उस आवेश के विपरीत आवेश यहाँ आएगा। ये εr वो जो पदार्थ अपन ने काम में लिया है उस पदार्थ के पराविद्युतांक का मान होता है, ठीक है, जो आगे पढ़ेंगे। धातुओं के लिए εr 0 होता है, इसलिए क्यू ए डैश बराबर माइनस क्यू, यानी बराबर और समान प्रकृति का चार्ज आता है, वहाँ पर समान परिमाण का चार्ज आता है, बराबर विपरीत प्रकृति का समान परिमाण का चार्ज आता है, ठीक है। इसका मतलब इस पर क्यू होता तो इस पर भी क्यू होता, लेकिन यहाँ माइनस का होता, धातु होती। तो अगर धातु नहीं है तो उस कंडीशन में जितना εr है उसका है उसके अनुपात में यह चार्ज आ जाएगा उस पर। ये प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। बहुत सिंपल सा मेथड है, ठीक है। ये प्रेरण द्वारा, ये आवेशन की विधियां थी। इन आवेशन की विधियों का उपयोग करते हुए हम किसी भी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं, बहुत सिंपल वे में आवेशित कर सकते हैं। अब एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है उसकी बात कर लेते हैं, विमा, आवेश का मात्रक और विमा। आवेश का मात्रक और विमा। मात्रक की अपन बात करें तो देखो, मात्रक के लिए अपन क्या कहते हैं, आवेश कोई मूलभूत गुण तो मूलभूत इकाइयों में तो आता नहीं आवेश की कोई इकाई। मूलभूत जो इकाइयाँ थी, फंडामेंटल यूनिट्स जो थी, उनमें धारा जरूर आती थी, और धारा के बारे में अपन पढ़ते थे I बराबर dq/dt, ऐसा पढ़ते थे ना। तो dq कितना हो गया, I × dt, I का एम्पियर होता है और dt का सेकेंड होता है। तो इसका जो मात्रक होता है वो कितना होता है, एम्पियर सेकेंड। और इसको SI यूनिट में, SI जो यूनिट है उसमें जनरली किस नाम से जाना जाता है, इसी यूनिट को कूलॉम के नाम से जाना जाता है। जो फेमस इकाई है वो कूलॉम कहलाती है, इसी को कूलॉम के नाम से जाना जाता है। आवेश का मात्रक कूलॉम कहलाता है। हाँ, ये अंकेश पद्धति में है और ये SI वाला सिस्टम आपके पास कहलाता है। CGS में भी इसका मात्रक होता है, CGS यूनिट में भी, उसको स्टेट कूलॉम कहते हैं।
छोटा मात्रक होता है बहुत स्टेट कूलम, और 1 कूलम के बराबर किसके बराबर सी से दर्शाते हैं, 1 कूलम किसके बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। इसके बराबर। और ये जो स्टेट कूलम होता है ना, ये स्टेट कूलम, सॉरी, स्टेट कूलम को फ्रैंकलिन भी कहा जाता है उसके सम्मान में। क्या कहा जाता है? फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, फ्रैंकलिन के सम्मान में। एक छोटी इकाई बात, एक बड़ी इकाई भी आप पढ़ते हो केमिस्ट्री में, आपको ध्यान हो तो, कि 1 फैराड या फैराडे, 1 फैराडे, फैराड तो अपन पढ़ेंगे किसमें, कैपेसिटर में। 1 फैराडे किसके बराबर होता है 96,500 कूलम के आसपास, अराउंड 96,500 कूलम। बहुत बड़ा मात्रक होता है, हालांकि कूलम ही बहुत बड़ा मात्रक होता है। इसकी जो विमा होती है वो क्या होती है, वो चेक करेंगे, इसी से आ जाएगी इसकी विमा, क्योंकि ये भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मूल मात्रक है और ये भी मूल मात्रक है, इसलिए इसकी जो विमा होगी वो क्या रहेगी, इसका T1, सेकंड का T1 और एम्पियर का A1। आप इसको ऐसे भी लिखते हो जनरल रूप में, ये इसकी विमा होती है। ये सिंपल सा अपने पास आवेशन का तरीका था और आवेश का मात्रक था। ठीक है, ये तरीका अपने पास था। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि ये जो आवेशन का तरीका था, आवेशन हुआ कि नहीं हुआ, किसी वस्तु पर कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है, इसका पता कैसे लगाएंगे। और अपन कई बार ये भी तो देखते हैं कि जो कागज़ के टुकड़े हैं उनको भी खींच लेता है, जबकि कागज़ के टुकड़े तो आवेशित हैं ही नहीं, उनमें आकर्षण कैसे हुआ, क्योंकि आवेश विपरीत आवेश ही तो खींचते हैं, समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। तो इनमें क्या चक्कर है, क्या नहीं है, इस बात की अपन व्याख्या अगले लेक्चर में करेंगे। पढ़ के भी आना और इसको भी ध्यान से पढ़ना। ठीक है, धन्यवाद।